तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिगान एक जगह पर बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर वह ओल्ड निंजा आता है, जिसे देखते ही हिगान बोलता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, हिगान मैं यहाँ पर तुम्हें फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि मेंटल ट्रीटमेंट देने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी अभी तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक इतनी खतरनाक फाइट की है और यह फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि तुम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपने अपने सीक्रेट आर्ट का यूज किया और इस फाइट में तुम दोनों ही एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी हिगान बोलता है, ओल्ड मैन आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अपने सीक्रेट आर्ट का यूज किया। तभी वह ओल्ड मैन अपनी बॉडी को तोड़ने मरोड़ने लगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। और अब हिगान देखता है कि वह ओल्ड मैन उसके क्लैन के पुराने चीफ में बदल चुका होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आउजा सिटी के अंदर डेली यामाजी के साथ आए हुए सभी निंजास को काफी बुरी तरीके से मारी चली जा रही होती है और अब वह काफी तेजी में अपने गुचोकू गियर को पहनते हुए यामाजी के ऊपर भी अटैक करती है, पर यामाजी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहीं पर आउजा कंपनी का हेड अपने हेलीकॉप्टर में बैठा यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह देखता है कि डेली और यामाजी के फाइट की वजह से उसका पर्सनल टावर वहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा होता है, जो देखकर वह सोचने लगता है कि आखिर डेली ने यह क्यों किया, आखिर वह यहाँ पर मेरी मदद क्यों करना चाहती है। दूसरी ओर उस टावर के अंदर मौजूद सभी नॉर्मल लोग और लोअर निंजाज मारे जा चुके होते हैं। वहीं पर डेली एक जगह पर खड़ी होती है और उसे याद आ रहा होता है कि जब उसे पहली बार आउजा कंपनी के हेड का सेक्रेटरी बनाया गया था, तब वह अपना काम काफी ज्यादा ईमानदारी और अच्छे तरीके से कर रही थी। वहीं पर वह आउजा कंपनी के हेड को टाइम से उसके सभी रिपोर्ट्स दिया करती थी। पर एक दिन आउजा कंपनी का हेड उससे पूछता है, डेली तुम यहाँ पर हर काम में परफेक्ट हो, तो क्या तुम मुझे मेरे कंपनी को आगे बढ़ाने में कोई आइडिया सजेस्ट करोगी। यह सुनकर डेली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज से पहले वह बस ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आई है। आज से पहले उससे किसी ने भी यह नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है और अब वह इस बारे में आउजा कंपनी के हेड को बताती है। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करती हो, एक ऐसी मशीन जिसे जितना ऑर्डर दिया जाता है वह बस उतना ही काम करता है। तभी डेली बोलती है, वह बस यहाँ पर एक मामूली सी सोल्जर है जिसे ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाया गया है। तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम एक इंसान हो और हर इंसान की अपनी एक इच्छा होती है कि वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं। इस दुनिया में गरीबी, भूखमरी और कई सारी बीमारियां मौजूद है, जिस वजह से लाखों लोग हर साल मारे जाते हैं और इन सभी चीजों को इस दुनिया में कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि वह पावरफुल लोग जो इस पूरी की पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं वह इस बारे में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर इस दुनिया की पूरी पावर अपने हाथ में लेना चाहता हूँ, जिससे इस दुनिया में कोई भी गरीब या फिर बीमार न रहे, जिसके बाद हर इंसान अपने सपने को अचीव कर पाएगा। मैं अपनी बनाई गई टेक्नोलॉजी को हर इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे वह अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। यह सुनकर डेली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह पर्सन बोलता है, सच कहूं तो मैंने तुम्हारे जैसे कई लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो पैसों की कमी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पर तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकती हो, तुम्हें एक मशीन बनने की कोई जरूरत नहीं। और अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं तो उसे छोड़ दो और अपने पसंद का कुछ काम करना स्टार्ट करो। और यहाँ पर तुम बस मेरी एक सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी हो, इसीलिए अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना पसंद है तो मेरे साथ हाथ मिलाओ, हम दोनों एक साथ मिलकर इस दुनिया को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में खड़ी डेली सोच रही होती है, भले ही आज आउजा कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाए पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम इस दुनिया में बदलाव ला सकते हो और तुम उन सभी लोगों की मदद कर सकते हो जो यहाँ पर अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी धुएं के बीच से निकलकर यामाजी बाहर आता है और बोलता है, डेली तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, जो उस पर्सन की बातों ने तुम्हें यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया। सच कहूँ तो आज से यहाँ पर एक नए एरा की स्टार्ट हो रही है। आज से हमारा निंजा ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी दुनिया पर राज करेगा और हमारे खिलाफ जो भी जानने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। यह सुनते ही डेली काफी गुस्से में यामाजी के ऊपर अटैक करने लगती है और अब डेली के अटैक से उस टावर के अंदर काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं, जिससे चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है और अब उस धुएं के अंदर से यामाजी अपना परफेक्ट गुशोकू गियर पहनकर बाहर निकलता है और इस गियर की बैटरी लाइफ यहाँ पर नॉर्मल गियर से काफी ज्यादा है। अब उस परफेक्ट गुशोकू गियर को देखकर डेली काफी ज्यादा हैरान होती है।
तभी डैली अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए यामाजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, पर यामाजी भी डैली को एक काफी खतरनाक पंच करता है। अब उन दोनों के गुसोकू गियर के पावर प्रेशर से आउजा सिटी के चारों ओर मौजूद बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह पूरा टावर टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर यह सब देखकर आउजा सिटी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी आसमान से काफी तेजी से उड़ते हुए डैली नीचे आकर जमीन पर गिरती है और उसी वक्त यामाजी कई सारे स्वॉर्ड्स डैली की बॉडी में दे मारता है, जिससे डैली वहीं पर मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिगान उस ओल्ड मैन के साथ एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, चीफ, मैं एक एग्जाइल निंजा हूँ, पर इसके बावजूद इतनी बार आपने मेरी मदद क्यों की? मैंने हमारे निंजा क्लैन के कोड को तोड़ा है, पर इसके बावजूद आपने मेरी मदद क्यों की? तभी चीफ वहां पर अपनी पावर का यूज करता है और अब हिगान देखता है कि चीफ वहां पर कई सारे चेन से बंधा हुआ होता है और अब वह बोलता है कि हमारे निंजा क्लैन का कोड बस एक कर्ज था जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा था। एंशिएंट टाइम में हमारे एंसेस्टर्स ने उन सभी रूल्स को इसीलिए बनाया था जिससे हम अपनी कंट्री को सेफ रख सके, पर टाइम के साथ साथ हमें अपने रूल्स को चेंज कर लेना चाहिए था, पर हम उसी रूल्स को फॉलो करते रहे और जब हमारी कंट्री डेवलप हो गई तब उसे हमारे निंजा ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जरूरत नहीं रही और पॉलिटिशियंस ने हम पर यकीन करने से मना कर दिया, क्योंकि हम दुनिया वालों की नज़र में बस एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन थे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपर सोल्जर भरे हुए हैं, और हम दुनिया वालों की नज़र में बस एक खतरा थे और कुछ भी नहीं। और यह सब कुछ बस हमारे उन रूल्स की वजह से हुआ। इसीलिए यह सब होते हुए देखकर मैंने अपने क्लैन के रूल्स को बदलने की कोशिश की, जिससे हमारे क्लैन के लोग भी इस दुनिया को अपना सके और इस दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ सके। पर जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ काफ़ी देर हो चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हमारे क्लैन के लिए अगले रूल्स किस तरह के बनाने चाहिए। इसीलिए मैंने अपना भेष बदलकर हमारे क्लैन के लोगों पर नज़र रखना स्टार्ट किया, जिससे मुझे मारी, जाय और हिगान के बारे में पता चला। तुम तीनों काफी अच्छे दोस्त थे और तुम तीनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। साथ ही साथ मुझे तुम्हारे और मारी के लव इंटरेस्ट के बारे में भी पता चल गया। इसीलिए मैंने एक दिन मारी को अपने साथ बात करने के लिए बुलाया, पर तब तक तुम दोनों ने क्लैन को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसीलिए मैंने मारी को समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि अगर उसने हिगान के साथ क्लैन को छोड़ने की कोशिश की तो फ्यूचर में उन्हें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पर मारी पहले ही अपना मन बना चुकी थी और उसने साफ साफ मेरे मुंह पर कह दिया कि अगर मैं चाहूँ तो मैं क्लैन के चीफ को इस बारे में रिपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं उस ओल्ड मैन के फॉर्म में था, इसीलिए वह मुझे पहचान नहीं पाई। और उस दिन मारी ने मुझसे कहा कि वह यहाँ पर अपने किस्मत के भरोसे बैठकर बस अपने सुपीरियर्स के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना नहीं चाहती है। वह अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, जिससे वह अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सके और आगे इसका कोई भी परिणाम क्यों ना हो उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद मैंने तुम तीनों के ऊपर नजर रखना स्टार्ट किया और टाइम के साथ साथ तुम तीनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। पर तुम्हारे साथ साथ मेरी नजर क्लैन के बाकी सभी लोग और यामाजी के ऊपर भी थी और मैंने नोटिस किया कि यामाजी भी धीरे धीरे हमारे क्लैन के रूल्स को चेंज करना चाहता है, पर उसके इंटेंशंस बिल्कुल अलग थे। हमारे कंट्री ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था, इसीलिए यामाजी अब किसी कंट्री के लिए काम न करके खुद के लिए काम करना चाहता था और उसका प्लान था कि वह पूरे के पूरे कंट्री पर राज करेगा। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वह मुझसे कई कदम आगे था और उसने काफी आसानी से मुझे मार दिया, जिसके बाद उसने पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर कब्जा कर लिया और अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को पूरी तरीके से बदल दिया, जिससे वह सभी निंजा सोल्जर्स की पावर का यूज करते हुए इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सके। तभी हिगान बोलता है, अगर उस दिन यामाजी ने आपको मार दिया था तो आखिर आप आज मेरे सामने जिंदा कैसे हो? चीफ उसे बताता है कि तुमने कहावत सुनी है, हर बिल्ली के पास 9 लाइफ होती है। मेरे पास कुछ इसी तरह की सीक्रेट आर्ट है, इस वजह से मरने के बाद भी मैं दोबारा से जिंदा हो गया। पर अब यहाँ पर मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर बस कुछ मेडिकल टेक्निक्स है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और अब चीफ हिगान के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, हिगान, अब बस यहाँ पर तुम ही वह पर्सन हो जो यामाजी को रोक सकते हो, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने क्लैन के सभी निंजास को बचाने के लिए यामाजी को जान से मार दो, क्योंकि यामाजी जब तक यहाँ पर जिंदा रहेगा हमारे क्लैन के लोग शांति से नहीं रह पाएंगे। अभी हिगान बोलता है, मैं यामाजी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर मैं यह सब कुछ हमारे क्लैन के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि टेलीविजन पर हर जगह न्यूज चलाया जा रहा होता है कि कल रात
आउजा सिटी के अंदर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, पर आउजा सिटी से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और अब तक आउजा कंपनी के हेड का कुछ भी अता पता नहीं है। उन ब्लास्ट के दौरान से ही आउजा सिटी के हेड गायब है। दूसरी ओर हमें एफबीआई का इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है जहां पर माइक बैठा हुआ होता है। तभी माइक का सुपीरियर उस जगह पर आते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। अब माइक उसे आउजा कंपनी के सभी डाटा के बारे में बता देता है, जो सुनते ही उसका सुपीरियर बोलता है, तो क्या तुम सच बोल रहे हो? तो फिर ठीक है, चलो यहाँ पर एक डील करते हैं। अगर तुम उस डाटा को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे ऊपर लगाए गए सभी चार्जेस को हटा दूंगा, जिसके बाद तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। माइक बोलता है, इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें वह डाटा कभी नहीं मिलेगा। तभी उसका सुपीरियर बोलता है, तो आखिर तुम उस डाटा का करने क्या वाले हो? माइक बोलता है, आउजा कंपनी के लीडर का नाम जोसन एवेंस है ना, मैं उस डाटा का यूज करते हुए एवेंस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। यह सुनते ही उसका सुपीरियर बोलता है, तो क्या तुम सच में यह करने वाले हो? तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता है कि आउजा कंपनी के पीछे कितने बड़े बड़े और पावरफुल लोग हैं? तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और जल्द ही यहाँ पर मारे जाओगे। तभी माइक बोलता है, तुम बस देखते जाओ यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। उसी वक्त उसके सुपीरियर के पास एक कॉल आता है और सामने से एक लेडी उसे बताती है कि अचानक से किसी ने इंटरनेट के ऊपर आउजा कंपनी का डाटा लीक कर दिया है और इस डाटा के अंदर उस निंजा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, जिसका यूज करते हुए आउजा कंपनी अपने सभी मैटर्स को निपटाती है। यह सुनते ही उसके सुपीरियर के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, माइक तो क्या यह तुमने किया है? माइक हंसते हुए बोलता है, यह तो बस एक शुरुआत है। मेरा एक दोस्त यहाँ पर अभी भी बाहर मौजूद है, जो धीरे धीरे करके आउजा कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तभी वह सुपीरियर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ माइक, तुमने यहाँ पर अपना मरना खुद ही तय कर लिया है। जल्द ही हायर अप्स का यहाँ पर मेरे पास फोन आता होगा और वह लोग जल्द से जल्द तुम्हें मारने का ऑर्डर यहाँ पर देने वाले होंगे। माइक बोलता है, तुम बस देखते जाओ, यहाँ पर तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। तभी उस लेडी का दोबारा से उसके पास कॉल आता है और अब वह लेडी बताती है कि आउजा कंपनी के साथ कौन कौन मिलकर काम कर रहा है और कौन कौन पैसों से और अपने पॉलिटिकल पावर से आउजा कंपनी को सपोर्ट करता है। यह भी डाटा लीक हो गया है, पर इस लिस्ट के अंदर कई सारे नामों को ब्लर करके रखा गया है। यह सुनकर सुपीरियर की हालत खराब हो जाती है। तभी माइक बोलता है, तो क्या तुम्हें यहाँ पर खबर मिल चुकी है? लगता है मेरे उस साथी ने सभी लोगों के नाम भी लीक कर दिए, पर मैंने उससे कहा था कि एफबीआई के मेन हेड और कुछ बड़े पावरफुल लोगों के नामों को ब्लर कर देने के लिए। तो अब तुम समझ सकते हो कि अगर मैंने उन सभी के नामों को पब्लिक कर दिया तो यह पूरी दुनिया किस तरीके से बदल सकती है। दूसरी ओर सभी पॉलिटिशियंस के बीच उथल पुथल मच चुकी होती है और सभी लोग इन सभी चीजों के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। अभी माइक का सुपीरियर बोलता है, माइक अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो। माइक बोलता है, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं चाहता हूँ कि तुम आउजा कंपनी के हेड एवांस को अभी के अभी अरेस्ट करो, वरना मैं थोड़ी ही देर में उन सभी लोगों के नाम भी लीक कर दूंगा जिनके नाम ब्लर है, जिसके बाद आम पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्या कर सकती है इस बारे में तुम समझ ही सकते हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपने कई साथियों को मरते हुए देखा और फाइनली अब मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूं। तो मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं जानता हूं कि अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर अच्छाई बची हुई है, उस ईवल कंपनी को डिस्ट्रॉय करने में मेरी मदद करो। अब यह सुनकर माइक का सुपीरियर अपना सर पकड़ लेता है और अब वह बाहर खड़े सभी लोगों से बोलता है कि कैमरे को ऑफ कर दो, यहाँ पर कुछ पर्सनल चीजें होने वाली है। यह बोलते हुए वह अपने टाई को खोलता है और बोलता है, हम इसका फैसला पुराने टाइमों की तरह करेंगे। जो सुनते ही माइक जोश में आते हुए बोलता है, अब की ना तुमने मर्दों वाली बात, और इस फाइट में जो भी जीतेगा उसकी बात को माना जाएगा। जिसके बाद माइक और उसका सुपीरियर दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं पर वह दोनों ही एक दूसरे को काफी खतरनाक पंचेस मार रहे होते हैं, जिससे उन दोनों को ही काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है। दूसरी ओर हमें यामाजी को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पेशल कमरे में आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे में हजारों की मात्रा में गुसोकू गेयर रखे हुए होते हैं। दूसरी ओर एवांस भी एक जगह से न्यूज देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके कंपनी के टॉप सीक्रेट लीक हो चुके हैं, जो देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वहीं पर न्यूज में यह भी बताया जा रहा होता है कि एफबीआई अब एवांस को पकड़ने के लिए निकल चुकी है, जो सुनकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गुस्से में आते हुए बोलता है, मैंने इतने सालों तक इन सभी पॉलिटिशियंस का पेट भरा और आज जब मैं यहाँ पर खतरे में हूँ तो यह लोग मुझे धोखा देना चाहते हैं, पर मेरे पास अभी भी वह टेक्निक मौजूद है जिसका यूज करते हुए मैं पूरे के पूरे खेल को पलट सकता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कई सारे हैकर्स बैठे हुए अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हर जगह के मेन सर्वर के ऊपर एवांस का एक होलोग्राम दिखाया जाता है और अब एवांस बोलता है कि तुम बेवकूफ़ों को नहीं पता है कि इस कंट्री में हर जगह मैंने अपने पावर प्लांट बना रखे हैं
और उन पावर प्लांट को बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, जिससे हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उस फ़ायदे के लिए मुझे यहाँ पर थैंक्स करने के बदले इस कंट्री की पुलिस मुझे पकड़ना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे अरेस्ट वारंट को कैंसिल किया जाए, वरना यहाँ पर चारों ओर जितने भी पावर प्लांट मौजूद है मैं उन सभी को ब्लास्ट कर दूंगा। और एक पावर प्लांट जब ब्लास्ट होगा तो वह कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि FBI के हेडक्वार्टर में माइक और उसका सुपीरियर भी एक जगह पर बैठे हुए यह देख रहे होते हैं। वहीं पर उन दोनों का ही चेहरा काफी ज्यादा सूझा हुआ होता है। और अब हमें बताया जाता है कि माइक उस फाइट में जीत गया, इसीलिए उसके सुपीरियर को उसकी बात मानते हुए एवांस के लिए अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ा। वहीं पर इस वीडियो को देखकर उसका सुपीरियर बोल रहा होता है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब इस मैटर को यहाँ पर बस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ही सॉल्व कर सकते हैं, तो अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माइक बोलता है, मुझे तो लग रहा है कि यह बस यहाँ पर धमकी दे रहा है, जिससे इसे यहाँ पर थोड़ा टाइम मिल सके और यह हमारी कंट्री को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जा सके। अभी उसका सुपीरियर बोलता है, बस इतना ही नहीं बल्कि जितने भी यहाँ पर पावरफुल पॉलिटिशियन इन सभी में इन्वॉल्व है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को काम पर लगा दिया होगा और मेरे ख्याल से अब तक उन्हें जोसेफ मिल भी गया होगा। माइक बोलता है, तो वह लोग जोसेफ के साथ करेंगे क्या? उसका सुपीरियर उसे बताता है कि वह लोग जोसेफ को जान से मार देंगे, जिससे इस दुनिया के सामने उनकी सच्चाई न आए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी पॉलिटिशियंस ने कई सारे सोल्जर्स को जोसेफ को मारने के लिए भेजा होता है और अचानक से वह सभी सोल्जर्स कहीं गायब हो जाते हैं। और अब जिन पॉलिटिशियन ने जोसेफ को मारने के लिए सोल्जर्स भेजा था, उनके घर पर कई सारे गुसोकू गियर पहने सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर हमें यामाजी को दिखाया जाता है, जो उस कमरे के अंदर मौजूद सभी गुसोकू गियर्स को ऑन करके कंट्री में चारों ओर भेज रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज से इस कंट्री का नया रूलर मैं हूँ, साथ ही साथ इस पूरी की पूरी दुनिया पर भी अब मेरा कब्जा होगा और अब निंजाज इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और अब दिखाया जाता है कि हिगान अपनी बाइक पर बैठकर आउजा सिटी की ओर जा रहा होता है। वहीं पर उसे याद आ रहा होता है कि चीफ ने उससे कहा था कि हिगान को यामाजी आउजा सिटी में मिलेगा, क्योंकि यामाजी हिगान का उसी जगह पर इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर बस हिगान ही एक पर्सन है जो उसे रोक सकता है। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर जाना, क्योंकि अगर यामाजी के हाथों तुम मारे गए तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।